going to teach English. सब सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर टॉपिक आज का जो हमारा होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में आपको बताया गया कि पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंस है, सेंटेंस के जो भाग है उसको मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। तो सब्जेक्ट के पार्ट को आपको बताया गया कि सब्जेक्ट के पार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक जिस प्रकार से सब्जेक्ट का डिवीजन किया गया वैसे ही प्रेडिकेट का भी डिवीजन किया जाएगा। अब प्रेडिकेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं इस पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे हम आते हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के जो पार्ट है, अब इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। तो प्रेडिकेट में जो पहला आपका होता है वह वर्ब हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट है ये प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसको भी देख रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को भी हम डिवाइड कर दिए हैं और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन सी चीजें आती हैं? इनडायरेक्ट में जो चीजें लाइफलेस होती है, यानी जो इनडायरेक्ट है इसको अप्रत्यक्ष, ये जो होता है प्रत्यक्ष होता है। तो ये जो चीजें होती है इनडायरेक्ट में, जैसे मी, अस, हिम, यानी जो लिविंग बींग्स जो चीजें होती हैं वो सभी आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं और ये होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपकी प्रत्यक्ष चीजें आती हैं। जैसे कोई भी चीज हम ले लेते हैं जो लाइफलेस होती है, जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सारी जो चीजें हैं, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं ये सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं। हम अब इनको सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे और देखिए किस प्रकार से हम सेंटेंस को बना करके आपको मैं बता रहा हूँ। अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको ये समझा रहे हैं कि प्रेडिकेट के पार्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, उनके क्या नाम है, किस नाम से उनको हम जानते हैं। एज यानी जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है he teaches me English, he teaches me English, वह मुझे इंग्लिश यानी अंग्रेजी पढ़ाता है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इसमें अलग अलग ये जो भी आपके वर्ड हैं इसको किस नाम से आप जानेंगे, तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे यह आप देख रहे हैं ना, यह जो ही लिखा गया है ये आपको पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से टीचर, टीच चूंकि वर्ब है और इसमें क्रिया का यस फॉर्म लगा हुआ है, यहीं से आपकी ये क्रिया शुरू हो रही है। तो आप ये जानते हैं कि क्रिया से पहले जो लिखा गया होता है, ये जो लिखा गया है यह आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो जाता है और क्रिया से लेकर यहाँ तक जो भी ये सारी चीजें हैं ये सभी प्रेडिकेट के पार्ट हैं। प्रेडिकेट, ये सभी प्रेडिकेट है। तो यह देख रहे हैं आप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब जो काम करने वाला है, और प्रेडिकेट जो विधेय है। अब आपको ये देखना है कि इस प्रेडिकेट वाले पार्ट में ये जो टीचेज है, टीचेज क्या है, यह आपका वर्ब है। और एक इसमें जैसा कि हमने आपको बताया ये वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट में हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट ये दो प्रकार के यहाँ पे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें जो लिविंग बीइंग और ये जो लाइफलेस थिंग यानी जो निर्जीव चीजें होती हैं
तो इसमें जो लिविंग बींग्स हैं, जो सजीव चीजें हैं, जैसे मी है, एस है, हीम है, देम है, ये सब सारी चीजें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसमें जो लाइफलेस यानी जिसमें जीवन नहीं होता है, निर्जीव चीजें होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको लिया है, बुक है, टेबल है, चेयर है, ये सब सारी चीजें हैं। और भी जो चीज जिसमें कोई जीवन न हो, वह लाइफलेस हो। तो यहाँ देख रहे हैं मी भी एक ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, दो इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ये जो देख रहे हैं आप, मी क्रिया के तुरंत बाद यदि आप ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं और इनके पहले, इनके बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन नहीं प्रयोग किया गया है, तो यह जो आपका ऑब्जेक्ट है यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? यह सब आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं जो इंग्लिश है, यह एक लाइफलेस है। तो लाइफलेस में यानी जो निर्जीव चीजें हैं, तो लाइफलेस में यह जो इंग्लिश है, यह कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये जो आपका इंग्लिश हो जाएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो आपके लाइफलेस है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह आपका सब्जेक्ट का पार्ट है और ये सब प्रेडिकेट के पार्ट है। तो प्रेडिकेट के पार्ट में देख रहे हैं आप, ये आपका वर्ब हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। और जब क्रिया के तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद अगर ये दे दिया गया ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसमें कभी परिवर्तन भी करना होता है। होता क्या है इसमें कि जब हम ऑब्जेक्ट को, हम उसके स्थान को चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य यही है, इसमें थोड़ा सा अगर बदलाव किया जाए, यानी इंग्लिश को हम यहाँ पे लाना चाहें और मी को इंग्लिश के स्थान पे लाना चाहें, तो क्या करेंगे? यहाँ पे यही करना होता है। अब हम इसको देखिए, यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए इसी को चेंज कर रहे हैं आप, तो क्या करेंगे आप? यहाँ इंग्लिश को ला दीजिए, ये इंग्लिश हो गया, और इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो टू लगा करके मी लिख देते हैं, और बाकी चीजें आपकी सब रहेगी। जैसे ही टीचर है तो इंग्लिश टू मी हो जाएगा। तो इस प्रकार से वही ऑब्जेक्ट है, बस इनके स्थान को परिवर्तित कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप इस क्रिया के पास में ला रहे हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास में ले जा रहे हैं, तो उसके पहले जैसे हमने यहाँ पे मी ला दिया, तो मी के पहले हमने यहाँ पे टू लगा दिया। तो इस प्रकार से भी हमारा सेंटेंस गुड हो जाता है, और हम प्रेडिकेट के अलग अलग वर्डों को भी यहाँ पे पहचान कर लेते हैं कि ये कौन कौन से आपके प्रेडिकेट के पार्ट वाले वर्ड हैं। अब इसमें हम एक दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, जैसे आ जाइए, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। तो यहाँ देख रहे हैं आई आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और एम ए टीचर ये पूरा आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। जबकि आपको भी बताया गया कि क्रिया से पहले जो प्रयोग किया गया है ये सब सब्जेक्ट का पार्ट होगा, और क्रिया से इधर जितने भी आपके वर्ड है ये सब प्रेडिकेट के पार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रेडिकेट के पार्ट में यह जो आपकी क्रिया है, यानी एंड जो क्रिया है, यह बी क्रिया का रूप होती है। किस क्रिया का रूप होता है? बी, यानी होने के सेंस में होता है। और इसमें जो क्रियाएं होती है वह इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी क्रियाएं इसमें समाहित होती हैं। और इसके बाद जो वर्ड आता है, जैसे एक टीचर है, तो ये टीचर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसमें जो आ जाएंगे यही आपके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, और इसको आप पूरक, यानी यह पूरक का काम करता है। जैसा कि यहाँ पे तीसरे वाले प्रेडिकेट के पार्ट में यहाँ दिखाया गया था कि यह जो तीसरा आपका पार्ट है वह कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यह जो एक टीचर है ये पूरा आपका कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है, और इसी को हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी पूरक।
पूरक का मतलब होता है जो इसको पूरा कर देता है। जैसे आई एम, अगर इसको ये कहा जाए आई एम, मैं हूं, क्या हूं, अब ये वाक्य अधूरा है। अगर इस चीज को पूरा अगर करना है तो यहाँ पे कोई न कोई वर्ड यहाँ पे लाना होगा, और जो वर्ड यहाँ पे लग करके इसके अर्थ को पूरा कर देगा वही कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्ड लगा है ए टीचर है, तो यही आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ लिए होंगे कि कम्प्लीमेंट कौन सा वर्ड होता है। तो इस प्रकार से इसको हम पूर्ण कर लेते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। हम इसमें देख रहे हैं जो सेंटेंस हमारा है कि शी इज टीचिंग देम इन द क्लास। शी इज टीचिंग देम, वह उन्हें पढ़ा रही है। इन द क्लास, क्लास में पढ़ा रही है, कक्षा में पढ़ा रही है। तो इसमें क्या है, यह आपका सब्जेक्ट है। आप वैसे भी देख करके जान गए होंगे कि यह सब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया यहाँ से शुरू हुई है तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। और इस प्रेडिकेट के पार्ट में आपको, ये तो आप सब्जेक्ट जान गए हैं, ये प्रेडिकेट का पार्ट है। तो इसमें देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रेडिकेट के पार्ट में वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट होता है। और इसके बाद यहाँ जैसे लिख दिया गया इज है, टीचिंग है, देम है, तो यह भी तो एक वर्ड इसमें आ रहा है, इन द क्लास। तो इन द क्लास क्या है, इन द क्लास यह भी आपका प्रेडिकेट का पार्ट है, जो हम एक जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड करते हैं। तो अदर वर्ड भी आपका प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है। तो इस प्रकार से इन द क्लास भी आपका जो अदर वर्ड है, ये सब अदर वर्ड के रूप में होते हैं, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड भी आपका ये प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, वर्ब का एनजी फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये आपका अदर वर्ड है। तो प्रेडिकेट के पार्ट में सब सारी चीजें होती है। तो इस प्रकार से यदि कोई भी सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए और वह व्यवस्थित क्रम में न हो, सुनिश्चित क्रम में न हो, तो उसको क्रम में रखने का यह तरीका है कि अगर प्रेडिकेट के पार्ट का अगर आपका वर्ड दिया गया है तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से, ये सब इसका स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से क्रम से आप इसको नोट कर लेंगे और आपका सेंटेंस पूर्ण हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई समस्या होगी तो कमेंट करके जरूर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ताकि आपके बारे में अच्छी तरीके से आपको समझाया और बताया जा सके।